यो पीपल, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। जो वीडियो देख रहा हूं सबके लिए कैसे हैं सब लोग बेटा। ओके, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका हमारे नए लेक्चर में। गाइस, जैसे कि आप जानते हैं कि हम लोगों ने हमारे अकाउंटेंसी के अंदर जो हमारा अकाउंट्स का टॉपिक है पेपर नंबर 2 कॉमर्स के अंदर, उसके हमने चैप्टर नंबर उसका थर्ड जो है वो स्टार्ट किया हुआ था, जिसके अंदर बेसिकली हम लोग जो है वो कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का टॉपिक पढ़ रहे थे। और ये कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का टॉपिक जो है वो हमारे एचपीएससी पीजीडी के अंदर जो है वो भी कॉमन है। तो मैंने जब हमने स्टार्ट किया तो इसको 3 लेक्चर हम ऑलरेडी इसके ऊपर लगा चुके हैं। तो आपको मैंने बताया था कि ये देखो, अपने कॉमर्स के अंदर अगर बात करते हैं, कॉमर्स नेट का जो हमारा पेपर नंबर 2 है, उसके अंदर अकाउंट्स में क्या क्या टॉपिक है, इश्यू ऑफ शेयर, फॉरफीचर, रीइश्यू, ये, और फिर है आपका लिक्विडेशन ऑफ द कंपनी, ये वाला टॉपिक। तो यही सेम टॉपिक जो है वो अपने एचपीएससी के अंदर जो है वो भी क्या थे, कॉमन थे। अब नेट के अंदर अपने कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक और भी है, लाइक मर्जर अमलगमेशन वाला टॉपिक भी है, फिर रिकंस्ट्रक्शन का और होल्डिंग कंपनी का। ये टॉपिक जो है वो अपने एचपीएससी के अंदर नहीं है। तो अभी जो है वो हम लोगों ने 3 लेक्चर लगाए टोटल मिला के इस कॉर्पोरेट अकाउंटिंग पे, जिसके अंदर हम लोगों ने जो है कंपनी क्या है, ठीक है, काइंड ऑफ कंपनी, ये वाला सारा टॉपिक हमने कंप्लीट किया। देन उसके बाद जो है फिर हम लोगों ने साथ में शेयर, जिसके अंदर प्रेफरेंस शेयर और इक्विटी, उन दोनों की हमने चर्चा कर ली थी। देन उसके बाद टाइप ऑफ प्रेफरेंस शेयर वो भी हमने पढ़ लिया। फिर उसके बाद में शेयर कैपिटल का उसके टाइप जो है वो भी सारे के सारे हमने कवर कर लिए। देन उसके बाद में जो है वो सेकंड क्लास के अंदर हम लोगों ने पढ़ा इशू के बारे में। तो 3 तरह से कंपनी अपने शेयर्स को जो है वो क्या करती है, इशू करती है। एक है आपका, एक तो कंपनी जो है वो, मतलब बेसिकली 2 है, एक है कैश में या फिर अदर देन कैश में। फिर कैश के अंदर 3 थे, या तो पब्लिक को करेगी या प्राइवेट प्लेसमेंट करेगी, और या फिर अपने एम्प्लॉइज को शेयर जो है वो इशू कर सकती है। उसके लिए हमने 2 चीजें पढ़ी थी, एक हमने पढ़ा था स्वेट इक्विटी शेयर और एक हमने पढ़ा था इसोप, एम्प्लॉई स्टॉक ऑप्शन प्लान। ये हमने कर लिया था। अब इसोप की क्या क्या कंडीशन थी वो एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है, वो जरूर पढ़ के जाना। तो इसोप की ये कंडीशन थी, ये हमने कर ली थी सारी की सारी 5 कंडीशन। देन इसके बाद में फिर हम लोगों ने जो है वो ये भी पढ़ लिया कि पब्लिक पे जब कंपनी जो है पैसा रेस करने के लिए पब्लिक से पैसा इकट्ठा करती है तो उसके लिए आईपीओ वो इशू करती है, वो सब तामझाम हमने पढ़ लिया था। इसके बाद जो है फिर हम लोगों ने पढ़ा था कंपनी जो है वो शेयर को इशू करेगी या तो एट पार पे या प्रीमियम पे, डिस्काउंट का कॉन्सेप्ट जो है वो क्या हो गया, खत्म हो गया है। ठीक है जी। इसके बाद फिर ये है कि प्रीमियम का जो पैसा आता है वो हम लोगों ने देख लिया था कि प्रीमियम जो भी रिसीव होगा, अब उसको किस नाम से हम पुकारते हैं। तो उसको एज पर कंपनी एक्ट चले तो वो तो बोलता है सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। जो भी प्रीमियम का पैसा जो आपको अलॉटमेंट के टाइम पे रिसीव होगा, आप उसको कहां पे प्लेस करोगे, तो वो बोलता है कि सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में। लेकिन आपको मालूम है कि अपनी जो भी कंपनीज हैं, कंपनी के जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो बनते हैं एज पर शेड्यूल नंबर 3, और शेड्यूल नंबर 3 के अंदर जो है सिक्योरिटी प्रीमियम का नाम दिया हुआ है सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। तो हम लोग जनरली जो है वो यूज करते हैं सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व जब कभी भी हम अकाउंटिंग की बात करते हैं। ओके, फिर हम लोगों ने प्रीमियम के बाद जो है वो इसकी एंट्री उंट्री ये सब कर लिया। डिस्काउंट वाला बता दिया था कि कभी भी शेयर जो है डिस्काउंट पे इशू नहीं होंगे। अंडर सब्सक्रिप्शन, ओवर सब्सक्रिप्शन क्या कहानी है वो हम कर चुके हैं। इसके बाद फिर लास्ट क्लास के अंदर जो हमने पढ़ा था वो हमने पढ़ा था कॉलिन एरियर के बारे में, हम लोगों ने पढ़ा था कॉलिन एडवांस के बारे में, ये हमने पढ़ लिया था। इंटरेस्ट, ये सब तामझाम जो है वो लास्ट क्लास के अंदर हमने सब कुछ कवर कर लिया। ठीक है। फिर ये ओवर सब्सक्रिप्शन की कहानी ये भी हमने कवर कर लिया था। और जो जॉइंट अकाउंट बनता है आपका, जॉइंट एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, ये कहानी भी हमने जो है वो कर ली थी। ठीक है। अब जो है वो बात आती है, अच्छा एक ये भी हमने कल लास्ट क्लास में कवर किया था, एक्सपेंशन ऑफ कैपिटल का, कि कंपनी जो है वो कैपिटल कैसे एक्सपेंड कर सकती है। तो उसके 3 तरीके थे, तीनों हमने पढ़ लिए थे। और फिर हमने बायबैक ऑफ शेयर का जो टॉपिक है वो भी हमने कंप्लीट कर लिया। अब एक मेजर टॉपिक अपना पेंडिंग रह गया था, मैंने लास्ट क्लास में बोला था कि एक टॉपिक अब अपना रह गया, दैट इज द फॉरफीचर ऑफ द शेयर। वो हम करेंगे एक क्लास, क्योंकि उस पे पूरा का पूरा एक सेपरेट लेक्चर जो है अपने को लगाना पड़ेगा। तो आज हम लोग जो है वो स्टार्ट करने वाले हमारे टॉपिक को। टॉपिक का नाम जो है वो है क्या, टॉपिक का नाम है जी अपना फॉरफीचर ऑफ शेयर। जो शेयर कंपनी ने क्या कर दिए, इशू कर दिए, लेकिन किसी कारणवश जो शेयर होल्डर है उसने जो है अगर उनका पार्ट पेमेंट जो है वो नहीं किया, तो उस केस के अंदर कंपनी जो है वो कॉल करती है। और कॉल करने के बाद में अगर फिर भी अगर शेयर होल्डर जो है वो अनेबल रहता है पेमेंट करने में, तो कंपनी उसके शेयर को क्या कर देगी, फॉरफीट कर देगी, बोलो तो जब्त कर लेगी, और उसको किसी सेकंड पर्सन को जो है वो क्या कर देगी, रीइश्यू कर देगी। ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट अपने को आज की क्लास के अंदर जो है वो क्या करना है, कवर करना है। हम यहां पे पढ़ेंगे फॉरफीचर ऑफ द शेयर जिनको इशू कहते हैं एट पार पे, या फॉरफीचर ऑफ द शेयर जिनको इशू के एट प्रीमियम। डिस्काउंट वाला कॉन्सेप्ट तो अपने यहां पे एप्लीकेबल ही नहीं है। पहले होता था शेयर डिस्काउंट पे भी इशू हो सकते थे, लेकिन अब जो है वो डिस्काउंट वाला कोई भी कॉन्सेप्ट अपने यहां पर नहीं है। सिर्फ एक ही शेयर डिस्काउंट पे इशू हो सकता है, दैट इज द स्वेट इक्विटी शेयर, जो कंपनी अपने एम्प्लॉइज को जो है वो क्या करती है, इशू करती है। ओके जी। अब आइए शुरुआत करेंगे फॉरफीचर ऑफ शेयर का। लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले एक इंफॉर्मेशन आपको दे दूं, अगर आप लोग भी अपकमिंग फैब के अंदर जो एंटी नेट का पेपर होना है, या जून 2023 में जो एंटी नेट का पेपर होना है, अगर आप उसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो मैं बताना चाहूंगा उसके लिए हमारा ऑनलाइन बैच है। हमारे ऑनलाइन बैच के अंदर हम आपको प्रोवाइड कराएंगे पेपर नंबर 1 जनरल पेपर, प्लस में पेपर नंबर 2 कॉमर्स
एज वेल एज अगर कोई बच्चा मैनेजमेंट से तैयारी करे कोड नंबर 17 से, तो उसके भी हम लोग कोर्सेज प्रोवाइड करवाते हैं। हमारे कोर्स में आपको दोनों पेपर के वीडियो लेक्चर मिलेंगे लाइक दिस, प्लस में आपको मिलेगा सारा स्टडी मटेरियल हार्ड कॉपी में, जैसे ये हमने जो है किताबें बना रखी है स्पेशल, इस तरीके से 10 किताबें पेपर 1 की, 10 किताबें पेपर नंबर 2 की, ये सब आपको मिलेगा। प्लस रिवीजन के लिए रिवीजन की हर यूनिट की वीडियोस और प्रैक्टिस के लिए प्रैक्टिस के एमसीक्यू। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं और तैयारी कर रहे हैं तो नीचे नंबर है, इस पर कॉल करके व्हाट्सएप करके आप हमारे कोर्स की इंक्वायरी कर सकते हैं। और अगर आप एचपीएससी पीजीटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो हरियाणा के अंदर पीजीटी स्क्रीनिंग का पेपर निकला हुआ है, अगर आप उसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके लिए भी सेपरेट बैच हमने चला रखा है, जिसके अंदर 100 मार्क्स का जो आपका कॉमर्स का पेपर है उसकी हम तैयारी करवा रहे हैं। ठीक है, तो अगर वो भी आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो नीचे नंबर है, इस पर कॉल करके व्हाट्सएप करके आप इंक्वायरी कर सकते हैं। ओके जी सर, चलो अब हम स्टार्ट करेंगे फोर फीचर ऑफ शेयर का। देखो फोर फीचर ऑफ शेयर का पहले एक बार मीनिंग समझेंगे, फोर फीचर है क्या। फोर फीचर का मतलब जब्त कर लेना, फोरफीट कर लेना। कंपनी ने जो है वो कुछ शेयर को जो है वो क्या किया, इशू किया। एग्जांपल के तौर पे कंपनी ने जो है वो 100 शेयर जो है वो क्या करे, इशू करे। और आपने देखा कि कंपनी शेयर इशू किया तो कंपनी बोल रही है कि हम पैसे जो है वो लेंगे कैसे, एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल। कंपनी ने 3 रुपए एप्लीकेशन में मांग लिए, 3 रुपए अलॉटमेंट में मांग लिए, 2 रुपए फर्स्ट कॉल के लिए और 2 रुपए सेकंड कॉल के लिए। जो शेयर होल्डर था उसने एप्लीकेशन का पेमेंट भी किया तो उसको शेयर अलॉट हो गया, फिर उसने अलॉटमेंट भी पे कर दिया। लेकिन जब कंपनी ने फर्स्ट कॉल किया, फर्स्ट कॉल मतलब 3 रुपए एप्लीकेशन के, 3 रुपए अलॉटमेंट के कंपनी के पास में आ चुके थे, लेकिन जब कंपनी ने शेयर होल्डर से 2 रुपए की फर्स्ट कॉल करी तो उस टाइम पे शेयर होल्डर ने पेमेंट करने से क्या कर दिया, डिनाई कर दिया, क्योंकि शेयर होल्डर अनेबल था। फिर कंपनी ने दोबारा उनको कॉल किया कि भाई पेमेंट कर दो, नहीं तो तुम्हारे शेयर फॉरफिट कर दिए जाएंगे, और शेयर होल्डर ने पेमेंट नहीं किया। फिर कंपनी ने जो है वो पैसे को डाल दिया मान लो कॉल एरियर में। फिर कंपनी ने सेकंड कॉल किया और सेकंड कॉल के टाइम पे फिर उसको बोला कि भैया तुम्हारे फर्स्ट कॉल भी ड्यू थी, तुम्हारी सेकंड भी ड्यू होगी, तो कृपया करके पेमेंट कर दो। बट शेयर होल्डर बोला भाई मेरे पास तो पेमेंट ही नहीं है। कंपनी ने फाइनल कॉल किया, कंपनी बोली देखो पे कर दो, नहीं तो हम तुम्हारे शेयर को क्या कर देंगे, जब्त कर देंगे, और जो तुम्हारा पैसा हमारे पास ऑलरेडी आ चुका है वो तुम्हारा क्या हो जाएगा, फॉरफिट हो जाएगा, वो तुम्हें उसमें से कुछ भी नहीं मिलेगा। शेयर होल्डर बोला भाई देने के लिए पैसा है नहीं, तो तुम्हारा जो मन करे वो कर लो। कंपनी ने उसके शेयर को क्या किया, जब्त कर लिया। अब जब वो शेयर जो पार्टली पेड था, अभी 10 रुपए की डिमांड की गई थी और सिर्फ 6 रुपए आए थे, 3 एप्लीकेशन के 3 अलॉटमेंट के, और 4 रुपए 2 फर्स्ट कॉल के 2 सेकंड कॉल के अभी हमको रिसीव नहीं हुए, तो वो 6 रुपए जो कंपनी के पास आ चुके हैं वो कंपनी का होता है फायदा। कंपनी उसको जो है अपने पास में क्या कर लेगी, जब्त कर लेगी, वो वापस नहीं देती है। ऐसा नहीं कि वो शेयर होल्डर को वापस देंगे, नहीं, हमने शेयर होल्डर को बोला था कि तुम पेमेंट कर दो, शेयर होल्डर बोला भाई पैसे नहीं है। कंपनी ने फिर फाइनल कॉल किया और कंपनी बोली पेमेंट कर दे, नहीं तो तेरे शेयर को जब्त कर लेंगे और तुझे उसमें से कुछ नहीं मिलेगा। शेयर होल्डर बोला भाई है ही नहीं पेमेंट देने के लिए, तो आप कर लीजिए जब्त। और कंपनी ने उसके शेयर को क्या कर लिया, फॉरफिट कर लिया। दैट इज नोन एज द शेयर फॉरफीचर। क्या बोलते हैं उसको, शेयर फॉरफीचर। अब जो शेयर कंपनी ने जब्त कर लिया, या तो अब कंपनी उसका क्या करती है, तो कंपनी उसको बेसिकली जो है वो क्या कर लेगी, री इश्यू कर देगी किसी अदर पार्टी को। उसी के अकाउंटिंग प्रोसीजर क्या रहने वाला है, उसी की चर्चा हम लोग जो है वो करने वाले हैं। चलो पढ़ते हैं पहले फॉरफीचर के बारे में थोड़ा सा, फिर एक एग्जांपल कराऊंगा, उस एग्जांपल में फॉरफीचर भी हो जाएगा, उस एग्जांपल में री इश्यू भी हो जाएगा, और फिर उस एग्जांपल में जो पैसा फॉरफीचर का बचता है, जिसको जो हमारा कैपिटल प्रॉफिट है उसको कैसे ट्रांसफर करेंगे कैपिटल रिजर्व में, प्रोपोर्शन पैसे को, वो भी हम लोग एक ही एग्जांपल में पढ़ लेंगे। फिर जब आगे क्वेश्चन करेंगे बहुत इजी हो जाएगा। चलो फॉरफीचर ऑफ शेयर की पहले बात करते हैं। बोलते हैं इफ ए शेयर होल्डर डज नॉट पे, ध्यान देना मेरी बात को, बोलता है अगर कोई शेयर होल्डर जो है वो पे नहीं करता, डज नॉट पे द अलॉटमेंट मनी। सर एप्लीकेशन क्यों नहीं लिखा, क्योंकि अगर वो एप्लीकेशन ही पे ना करता तो उसको शेयर ही नहीं मिलता। तो आपने एप्लीकेशन पे किया तो कंपनी ने आपको शेयर अलॉट कर दिया, लेकिन उसके बाद आपने अलॉटमेंट मनी मान लो पे नहीं किया, या कॉल की मनी, फर्स्ट कॉल या सेकंड कॉल या थर्ड कॉल मान लो कंपनी 3 बार में मंगा रही है, अगर आपने टाइम पे नहीं किया इन टाइम, तो कंपनी इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, तो कंपनी ने अपने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में कुछ रूल्स लिखे, उन रूल्स के हिसाब से कंपनी में प्रोसीड, कंपनी आगे प्रोसीड करेगी क्या करने में, टू फॉरफीट। कंपनी क्या कर लेगी, फॉरफिट कर लेगी, जब्त कर लेगी शेयर्स को हेल्ड बाय सच ए डिफॉल्टिंग शेयर होल्डर। तो वो जो डिफॉल्टिंग शेयर होल्डर जिसने सिर्फ पार्ट पेमेंट किया था और पार्ट पेमेंट नहीं किया, अगर वो टाइम पे कंपनी ने दोबारा कॉल किया और कंपनी की कॉल्स का रिप्लाई नहीं कर रहा है, ना ही पेमेंट कर रहा है, तो कंपनी जो है वो क्या करेगी, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में जो रूल्स बना रखे हैं उन रूल्स के हिसाब से कंपनी शेयर होल्डर के शेयर्स को फॉरफिट कर लेगी। क्या कर लेगी, जब्त कर लेगी। आगे, अगर कंपनी ने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में ऐसा कोई भी रूल नहीं बनाया फॉरफीचर को लेकर के, तो आपको मालूम है अगर कंपनी, कोई भी पब्लिक कंपनी अगर आर्टिकल्स को नहीं बनाती है तो टेबल एफ के प्रोविजन जो है वो कंपनी के ऊपर क्या हो जाएंगे, लग जाएंगे। तो आगे क्या लिखा हुआ है देखो, इफ नो रूल, अगर ऐसा कोई भी रूल गिवन नहीं है तो प्रोविजन ऑफ टेबल एफ
तो अपने कंपनी एक्ट 2013 के शेड्यूल नंबर 1 का टेबल नंबर F, ध्यान देना, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को डील करता है कंपनी एक्ट का शेड्यूल नंबर 1 और उसका टेबल नंबर F, उसके प्रोविजन कंपनी के ऊपर एप्लीकेबल हो जाएंगे। तो क्या बोलते हैं, इफ नो रूल आर गिवन, अगर कोई भी रूल्स ऐसा आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर गिवन नहीं था, द टेबल द प्रोविजन, तो जो रूल्स है, प्रोविजन बोले तो रूल्स किसके, टेबल F के ऑफ शेड्यूल 1 ऑफ कंपनी एक्ट 2013 शैल बी एप्लीकेबल, जिसके लिए हम ये बोलते हैं पहले 14 दिन का नोटिस देंगे, भैया पेमेंट कर दे, 14 दिन बीत गए नोटिस के बाद भी और उसने पेमेंट नहीं किया तो कंपनी उसके शेयर को क्या कर लेगी, जब्त कर लेगी। ऐसा कहां लिखा गया है, ऐसा लिखा गया है हमारे कहां, कंपनी एक्ट के शेड्यूल 1 के टेबल F के अंदर। ओके, फॉरफीचर ऑफ शेयर बाय द कंपनी, द पर्सन सीज, अगर कंपनी ने किसी भी शेयर होल्डर के शेयर को क्या कर लिया, फॉरफीट कर लिया, तो अब वो कंपनी का शेयर होल्डर ही नहीं रहेगा, क्योंकि आप शेयर होल्डर तब थे जब आपने कंपनी के शेयर्स को होल्ड किया हुआ था, तभी तो आपका नाम शेयर होल्डर था। बट अब जो होल्डिंग थी वो खत्म हो गई, जो कंपनी ने आपको शेयर दिए थे वो शेयर ही जब खत्म हो गए तो अब आप होल्डर ही नहीं हो, होल्डर नहीं हो तो आप कंपनी के शेयर होल्डर भी नहीं हो। तो बोलते हैं अगर फॉरफीचर हो गया शेयर्स का बाय द कंपनी, द पर्सन सीज का मतलब अब खत्म हो जाएगा, टू बी द शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी एंड द मनी पेड बाय हिम, और जो पैसा उसने 6 रुपया पे कर रखा था उन शेयर्स पे, उनको फॉरफिट कर लिया जाएगा, बोले तो जब्त कर लिया जाएगा बाय द कंपनी। ओके, दैट इज नोन एज, ये जो मैकेनिज्म होता है इसको बोलते हैं हम लोग क्या, फॉरफीचर ऑफ शेयर। समझ में आया क्या, बोलो जी। तो फॉरफीचर का मतलब जब्ती कर लेना। किन शेयर्स की जब्ती, एक ऐसा पर्सन जिसको कंपनी ने शेयर्स अलॉट कर दिए थे बट उसने जो है वो कुछ कॉल्स की अलॉटमेंट मनी अगर वो पे नहीं कर पाया, तो ऐसे शेयर्स की हम लोग क्या कर लेते हैं, जब्ती कर लेते हैं, और उन जब्ती को बोलते हैं हम लोग क्या, फॉरफीचर ऑफ शेयर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आप एग्जाम्पल करेंगे तो और भी क्लैरिटी लेवल आपका बढ़ जाएगा। आ जाओ एक बार एग्जाम्पल पे ध्यान दो भाई, आ जाओ आ जाओ आ जाओ जल्दी। फॉरफीचर ऑफ शेयर, तो मैंने हिंदी में यहां पे लिखा क्या, जब्ती। अच्छा जी, देखो एक एग्जांपल मैंने लेके चला, मिस्टर ए, कोई पर्सन था उसका नाम था मिस्टर ए, उसके पास किसी कंपनी के जो है वो कितने शेयर थे, 100 शेयर। कितने शेयर थे, 100 शेयर, 10 रुपए का एक शेयर था, ठीक है। एक पर्सन था मिस्टर ए, उसके पास किसी कंपनी के 100 शेयर थे, ठीक है, और 10 रुपए का एक शेयर था। उन शेयर्स के ऊपर उसने विच ही हैड पेड मतलब पे कर चुका था, क्या कर चुका था, 3 रुपए तो वो दे चुका था एप्लीकेशन के। कंपनी ने जो है, कंपनी का कोई शेयर था 10 रुपए का, कितने का शेयर था, 10 का। कंपनी ने ऐसे पैसे मांग रखे थे, एप्लीकेशन के ऊपर कंपनी ने मांगा थे 3 रुपए, अलॉटमेंट पे कंपनी ने मांगे थे 3 रुपए, फर्स्ट कॉल पे कंपनी ने मांगे 2 और सेकंड कॉल पे कंपनी ने मांगे कितने, 2। और वो जो पर्सन था मिस्टर ए, वो मिस्टर ए बेचारा जो है वो ये 3 रुपए भी पे कर चुका था एप्लीकेशन के और 3 रुपए अलॉटमेंट के भी पे कर चुका था, बट कुड नॉट पे, लेकिन उसने पे नहीं किए थे 2 रुपए फर्स्ट कॉल के, ना तो उसने ये पे किए और ना ही 2 रुपए सेकंड कॉल के, ना उसने ये पे किए। इसका मतलब ये बताइए, जो शेयर मिस्टर ए के पास में थे उन शेयर्स के ऊपर मिस्टर ए कितना पेमेंट कर चुका है, सर वो कर चुका है 6 रुपए पे कर चुका है और 4 रुपए उसने पे नहीं करे हैं। यहां तक ओके क्या, जी सर, ठीक है। इफ द शेयर ऑफ मिस्टर ए वाज फॉरफिटेड, अब कंपनी ने उससे पैसा मांगा कि भैया पैसा दो, आपने 2 रुपए फर्स्ट कॉल के बकाए, 2 रुपए सेकंड कॉल के, तो 200 रुपए तो फर्स्ट कॉल के, 200 रुपए सेकंड कॉल के, भैया दे दो। वो बोला भाई है ही नहीं। कंपनी बोली भैया दे दो, नहीं तो आपके शेयर को जब्त कर लेंगे। वो बोला मन ना कौन, मेरा जब्ती जब्ती के है, मेरे पे तो पीछे कौन ही, मतलब मेरे पास पैसे नहीं है, तुम्हारा जो मन करता वो कर लो। कंपनी ने दोबारा बोला अरे भाई अगर पैसा नहीं दोगे तो तुम्हारे शेयर खत्म हो जाएंगे एंड यू आर सीज टू बी द शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी, अब आप कंपनी के शेयर होल्डर नहीं रहोगे। वो बोला भाड़ में गई कंपनी, संभालो अपनी कंपनी, मुझे कुछ नहीं चाहिए। कंपनी बोली भाई ये जो पैसा तेरा आ गया वो मिलेगा भी नहीं। वो बोला अरे तुम निकलो यहां से। अब कंपनी बोली ठीक है, शेयर होल्डर इंटरेस्टेड ही नहीं है, तो चलो एक काम करो। कंपनी बोली कि हम इस शेयर होल्डर के शेयर्स को क्या कर लेंगे, बोलो क्या करेंगे, हम इसको फॉरफिट करेंगे। अब कंपनी जो है वो क्या कर रही है, इफ द शेयर ऑफ मिस्टर ए, उसको फॉरफिट कर दिया डायरेक्टर ने, तो अब बताओ एंट्री क्या होने वाली है। आपको मालूम है शेयर कैपिटल जो होती है वो क्या होती है, सर शेयर कैपिटल जो है वो होती है क्रेडिट। कैपिटल का बैलेंस कौन सा होता है, क्रेडिट। और अब अगर कैपिटल खत्म हो जाए, जब कैपिटल बढ़ती है तो वो क्रेडिट होती है, और जब कैपिटल खत्म हो जाएगी, कम होती है, तो वो क्या हो जाएगी, डेबिट। अब ये बताओ, ये जो शेयर्स थे, जो शेयर कैपिटल थी, वो पहले क्रेडिट की होगी आपने, हाँ जी। अब अगर वो खत्म हो जाएंगे, शेयर ही नहीं रहेंगे, तो क्या जो पैसा शेयर कैपिटल के तौर पे आया हुआ था, आपने ड्यू किया होता, वो सब डेबिट करना पड़ेगा। यस, तो एंट्री क्या होगा, एंट्री होगा जी ये देखो, एंट्री होगा शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। हम सबसे पहले जो कैपिटल हमने पहले रेस की थी उसको क्या करेंगे, खत्म करेंगे। खत्म करेंगे तो उसको क्या करना पड़ेगा, डेबिट करना पड़ेगा। तो एंट्री क्या होगा, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, कितना, 1000 रुपए। कैसे, 100 रुपए का शेयर था, 10 रुपए का एक था, तो कितना हो गया, 1000 रुपए। अब जो पैसे नहीं आए, जो आपने ड्यू किए हुए थे बट नोट रिसीव, ये देखो ये वो पैसे थे जो हमने
ड्यू बट नोट रिसीव। जब आपने इनको ड्यू किया होगा तो आपने क्या किया था, आपने इनको डेबिट किया था। अब ये रिसीव तो हुए नहीं, तो अब इनको क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट करना पड़ेगा। तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट कितना, 1000 रुपए, 100 शेयर 10 रुपए का एक। जो पैसा नहीं आया अब उसको क्रेडिट करो, पहले लिखो कौन कौन सा नहीं आया, फर्स्ट कॉल का नहीं आया और कौन सा नहीं आया, सेकंड कॉल का नहीं आया। तो लिखेंगे 2 शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट कितना, 200 रुपए, 100 शेयर 2 रुपए के हिसाब से। 2 शेयर सेकंड कॉल अकाउंट कितना, 200 रुपए, 100 शेयर 2 के हिसाब से। और जो पैसा आ चुका आपके पास में, कौन सा, 3 और 3, ये 6 रुपए आपके पास आ चुके हैं। अब इसका क्या होगा, ये जो पैसा कंपनी के पास उस शेयर के रिगार्डिंग आ चुका है वो पैसा जाएगा शेयर फॉरफीचर अकाउंट में। तो जो पैसा नहीं आया पहले उसको हम लिखते हैं, और जो पैसा आ गया फिर वो सारा पैसा जाएगा कहां पे, शेयर फॉरफीचर अकाउंट। तो एंट्री किया जाएगा क्या, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, जो पैसा नहीं आया 2 शेयर फर्स्ट कॉल और 2 शेयर सेकंड कॉल, और जो आ गया वो सारा पैसा जाएगा कहां, 2 शेयर फॉरफीचर अकाउंट। तो जो पैसा आ गया 6 रुपए आ गया, ये चला जाएगा शेयर फॉरफीचर अकाउंट में। नरेशन क्या बनेगा जर्नल एंट्री का, 100 शेयर थे उनको फॉरफिट कर दिया। क्यों कर दिया, फॉर नॉन पेमेंट, क्योंकि पेमेंट नहीं होता फर्स्ट एंड सेकंड कॉल ऑफ 2 एंड 2। ये एंट्री होगा शेयर फॉरफीचर का। तो एंट्री में क्या होगा, जो शेयर कैपिटल आपने पहले क्रेडिट किया था उसको खत्म करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। एंट्री होगा शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। जो पैसा नहीं आया, जो आपने ड्यू किया हुआ था, आपने शेयर होल्डर को डेटर बनाया हुआ था, आपको ये था कि ये पैसा मुझे बाद में मिलेगा, बट कंपनी को तो मिला नहीं वो पैसा, तो कंपनी उस डेटर को खत्म करेगी। तो एंट्री क्या होगा, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, जो पैसा नहीं आया शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट और शेयर सेकंड कॉल अकाउंट, और जो ऑलरेडी रिसीव हो चुका है वो सब हम क्या करेंगे, एक नया अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। एंड दैट न्यू अकाउंट इज नोन एज अ शेयर फॉरफीचर अकाउंट। हमने डाल दिया यहां पे शेयर फॉरफीचर में कितना, 600 रुपया जो आ चुका था। अब कंपनी ने उसके शेयर को क्या कर दिया, फॉरफिट कर दिया। अब जब शेयर फॉरफिट हो जाएंगे तो फॉरफीचर के बाद में अब क्या होगा, तो अब कंपनी इन शेयर को आगे क्या करती है, री इशू करती है। अब री इशू के लिए स्पेशल बात है। अब स्पेशल बात क्या, ध्यान दो, वो जो 100 शेयर हम लोगों ने फॉरफिट किए हैं उसके ऊपर हमको कितना पैसा मिल चुका है, हमको मिल चुका है 6 रुपया। तो कंपनी ये बोलती है, कंपनी एक्ट में भी ये बोला गया कि अगर आपने जो है किसी शेयर को क्या कर दिया, फॉरफिट कर दिया, और कल को अगर आप उन शेयर को आगे री इशू करोगे तो आप उसको डिस्काउंट पे भी री इशू कर सकते हो। सर आपने तो मना किया था कि डिस्काउंट पे जो है, ओरिजिनल शेयर कभी भी डिस्काउंट पे इशू नहीं होंगे, बट फॉरफिटेड शेयर को डिस्काउंट पे इशू किया जा सकता है। ठीक है सर, कितना डिस्काउंट पे इशू किया जा सकता है, जितना पैसा उस शेयर के रिगार्डिंग आपको फॉरफीचर आपको पहले एडवांस में रिसीव हो चुका है उतना आप डिस्काउंट दे सकते हो। मतलब सर आओ समझा देता हूं। अब आगे क्या बोलता है, री इशू की बात करते हैं। फॉरफीचर तो हमको समझ में आ गया, अब बात करेंगे री इशू का। री इशू ऑफ द फॉरफिटेड शेयर, इफ दीज 100 शेयर, अगर ये जो 100 शेयर है, ध्यान दो, अगर ये जो 100 शेयर है दे आर री इशू, अगर हम इसको क्या करेंगे, री इशू करेंगे, तो कम से कम 4 रुपए तो मिलने चाहिए। सर 4 रुपए का क्या कॉन्सेप्ट है, क्योंकि इन शेयर पे जो 100 शेयर हमने जब्त किए थे, इन पे ऑलरेडी कितना मिल चुका है, 6 रुपए। तो हम मिनिमम 4 रुपए तो हम कम से कम आगे क्या करेंगे, चार्ज करेंगे। जितना पैसा आपको फॉरफिटेड शेयर के ऊपर रिसीव हो जाता है उतना मैक्सिमम डिस्काउंट आप जो है वो री इशू के टाइम पे दे सकते हो। तो 10 रुपए का शेयर था, 6 मिल चुके थे, तो अब जब उन शेयर को मैं आगे री इशू करूंगा तो मैक्सिमम 6 रुपए तक का डिस्काउंट जो है मैं इन री इशू शेयर के ऊपर दे सकता हूं। तो क्या लिखा है, इफ दीज 100 शेयर आर री इशू देन मिनिमम 4, तो मिनिमम 4 रुपए मस्ट बी कलेक्टेड करना पड़ेगा ऑन इट्स री इशू। इट मींस मैक्सिमम कितना, 6 रुपए का डिस्काउंट कर सकते हैं, कैन बी अलाउड एज डिस्काउंट ऑन द री इशू ऑफ सच शेयर। समझ में आया क्या, बोलो जी। इसका मतलब लिख लेना आप, जितना पैसा अपने को पहले फॉरफीचर अकाउंट में रिसीव हो चुका है उतना ही मैक्सिमम डिस्काउंट हम री इशूड शेयर के ऊपर जो है वो दे सकते हैं। अब एग्जांपल के तौर पे वही 100 शेयर तो हमने इशू कर दिया था। अब मान लो कंपनी ने इसमें से जो है वो क्या कर दिया, 60 शेयर को, 60 शेयर्स को जो है वो क्या कर दिया, री इशू कर दिया। अब ये बताओ मिनिमम कितना रिसीव होना चाहिए था, सर मिनिमम मिलना चाहिए अपने को 4 रुपए। जो पैसा हमारा शेयर फॉरफीचर का जो है हमारा पड़ा है 6 रुपए पड़े ना, तो 6 रुपए तक मैक्सिमम डिस्काउंट दे सकते। तो 10 रुपए का शेयर है, 6 रुपए का डिस्काउंट चला गया तो बचा कितना, 4 रुपए। तो 4 रुपए तो कम से कम अपने को रिसीव होना चाहिए। बट कंपनी ने 60 शेयर को अभी जो है वो रेशियो किया और कितने में कर दिया, 7 रुपए के हिसाब से। कितने के हिसाब से, 7 रुपए के हिसाब से कंपनी ने इशू कर दिया। तो बताइए क्या सही है या गलत है, सही है सर। हम मैक्सिमम तो जो है वो 6 का डिस्काउंट दे सकते थे, बट यहां तो कंपनी ने सिर्फ 3 का ही डिस्काउंट दिया। हाँ जी, अब 7 रुपए का 10 रुपए वाला शेयर कंपनी ने इशू कर दिया कितने में, 7 में। तो अब 3 रुपए का जो डिस्काउंट है उसके लिए डिस्काउंट अकाउंट ओपन नहीं करोगे, वो 3 रुपए आप लोगे कहां से, शेयर फॉरफीचर अकाउंट से। एंट्री क्या होगा, पहले पैसा आएगा, बोल तो बैंक अकाउंट डेबिट, कितना बैंक अकाउंट डेबिट 420, कैसे, 60 शेयर 7 रुपए के,
ठीक है जी। अब रह गए 3 रुपए, वो 3 रुपए का जो डिस्काउंट है वो लिया जाएगा कहां से? शेयर फोरफीचर। शेयर फोरफीचर अकाउंट डेबिट कितना? 180 रुपए। कैसे? 60 इंटू में 3 टू शेयर कैपिटल अकाउंट कितना? 600 रुपए। ओके जी सर। तो अगर मान लो आपने किन्हीं शेयर को फोरफिट कर लिया था और अगर आप कल को उन शेयर को आगे क्या करते हो? रीइश्यू करते हो, तो मैक्सिमम डिस्काउंट आप कितना दे सकते हो? पहला तो ये है क्वेश्चन कि मैक्सिमम डिस्काउंट आप कितना दे सकते हो? सर मैक्सिमम डिस्काउंट हम दे सकते हैं जितना पैसा हमको उन शेयर्स के ऊपर ऑलरेडी रिसीव हो चुका है। तो जितना पैसा आपको उन शेयर्स के ऊपर ऑलरेडी रिसीव हो चुका है उतना मैक्सिमम डिस्काउंट दे सकते हो। ठीक है। अब जो डिस्काउंट अमाउंट होगा वो कहां से लेंगे? वो लेंगे जी हम शेयर फोरफीचर अकाउंट से। ठीक है। अब जब आपने इन शेयर को रीइश्यू कर दिया तो इन 60 शेयर के रिगार्डिंग जो पैसा, ध्यान देना, इन 60 शेयर से रिलेटेड जो पैसा शेयर फोरफीचर में पड़ा है उसे कैपिटल प्रॉफिट मानते हैं और उसको कैपिटल रिजर्व में हम क्या करेंगे? ट्रांसफर करेंगे। ध्यान देना मेरी बात को। जो शेयर आपने क्या करते? रीइश्यू कर दिए, तो उन रीइश्यूड शेयर के रिगार्डिंग जो पैसा आपके शेयर फोरफीचर अकाउंट में पड़ा है, उन शेयर फोरफीचर वो जो पैसा आपके पास अभी रिमेनिंग रह गया उसको हम लोग क्या मानेंगे? कैपिटल प्रॉफिट मानेंगे और उसको लास्ट में कैपिटल रिजर्व के अंदर हम लोग क्या करेंगे? ट्रांसफर करेंगे। एक बात बताओ, आपके शेयर फोरफीचर में कितना पैसा पड़ा था? सर हमारे शेयर फोरफीचर में पैसा पड़ा था 600। कितना पड़ा था? 600। बट ये 600 कितने शेयर का था? सर ये 600 रुपए जो है ये थे हमारे 100 शेयर के रिगार्डिंग। आपने जो रीइश्यू करे हैं वो कितने करे? सिर्फ 60 शेयर। ध्यान देना मेरी बात को। 600 रुपए जो हमारे पास में फायदा पड़ा था, बहुत बच्चे यहां पे अक्सर एमसीक्यूज में गलती करते हैं, वो सीधा ये देखते हैं कि मिला कितना? 600, मतलब 600 फोरफीचर में पड़े थे, यूज हुए सिर्फ कितने? 180, रिमेनिंग रहेगी कितने? 420। वो 420 सीधा ट्रांसफर कर देंगे कैपिटल में, जो कि बहुत ही गलत है। आप ये देखो ना, 600 जो फायदा था वो तो 100 शेयर का था, जबकि अभी रीइश्यू ओनली कितने हुए हैं? सर फोरफिटेड शेयर टोटल 100 थे, बट रीइश्यू उनमें से जो है वो सिर्फ और सिर्फ कितने? 60 हुए हैं। तो इसका मतलब जो है वो क्या हो गया? रिमेनिंग 40 अभी भी फोरफिटेड ही है। वो कौन से? 40। वो है फोरफिटेड शेयर बट नॉट रीइश्यूड। ओके। तो आपको जो है वो कौन सा पैसा कैपिटल रिजर्व में डालना होता है? जो शेयर आपने फर्दर रीइश्यू कर दिए, सिर्फ उनसे रिलेटेड पैसा आपको कैपिटल प्रॉफिट जो है वो मानना पड़ता है। अब देखो एक बार के लिए टोटल मिला के अगर बात करता हूं, कितने शेयर थे आपके पास में? बोलो। सर हमारे पास 100 शेयर थे और शेयर फोरफीचर में कितना पैसा पड़ा था? सर शेयर फोरफीचर में 600 रुपए पड़े थे। तो वो 600 का जो बेनिफिट था वो कितने शेयर के रिगार्डिंग था? सर वो था 100 शेयर के रिगार्डिंग। तो बताओ 60 शेयर के रिगार्डिंग कितना पैसा होगा? सर एक शेयर के रिगार्डिंग हो गया 6 रुपए और 60 शेयर के हो गए 360 रुपए। ये क्या कर दिया सर? देखो आपके शेयर फोरफीचर में कितना बैलेंस पड़ा है? सर हमारे शेयर फोरफीचर में 600 रुपए पड़े थे। ओके। वो 600 रुपए कितने शेयर के थे? 100 शेयर के। तो एक शेयर का कितना हो गया? 600 डिवाइड बाय 100 करूंगा तो कितना हो गया? 6 रुपए। और 60 शेयर के कितने हो गए? 60 शेयर के हो गए 360 रुपए, 360। इस 360 में से आप कितना ऑलरेडी यूज कर चुके हो? सर 180 यूज कर चुके। तो रिमेनिंग जो 180 बच गया, ये 180 आपको ट्रांसफर करना पड़ेगा कहां पे? कैपिटल रिजर्व में। समझ में आया जी? तो ये 180 आप लास्ट में ट्रांसफर कर दोगे कैपिटल रिजर्व। तो एंट्री क्या होगा? शेयर फोरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। अब ये बताओ एक बार, टोटल 600 रुपए पड़े थे आपके शेयर फोरफीचर में। अब इस 600 में से आप 180 तो यूज कर चुके हो। बोलो। यस सर, ये तो हमारे यूज हो गए। और 180 हम लोग क्या कर चुके? ट्रांसफर कर चुके। किसमें? कैपिटल रिजर्व में। अब रिमेनिंग बैलेंस अभी कौन सा पड़ा है? सर रिमेनिंग मेरे पास में 240 रुपए भी पड़े हैं। और ये 240 किसके रिगार्डिंग है? ये वो जो 40 फोरफिटेड शेयर है उनका पैसा पड़ा है अभी। ओके। अगर आप उनको भी कल को रीइश्यू कर दोगे तो उनसे रिलेटेड जो भी पैसा होगा, जो यूज होने के बाद बचेगा, वो सारा का सारा ट्रांसफर हो जाएगा कहां पे? आपके कैपिटल रिजर्व में। इसके बारे में कुछ लिखा है, एक बार पढ़ा देता हूं। देखो, आफ्टर द रीइश्यू ऑफ द फोरफिटेड शेयर, जब आप रीइश्यू कर दोगे किसको? फोरफिटेड शेयर को, द क्रेडिट बैलेंस लेफ्ट, जो क्रेडिट बैलेंस मतलब जो बकाया हमारा बच गया इन दी शेयर फोरफीचर अकाउंट, ओनली कौन सा? विच आर रिलेटेड टू द री इश्यू शेयर। जो शेयर आपने रीइश्यू करे सिर्फ उससे रिलेटेड पैसा देखना अपने को। जो शेयर हमने रीइश्यू कर दिए उससे रिलेटेड जो पैसा हमारे शेयर फोरफीचर अकाउंट में पड़ा है वो हमारे लिए कैपिटल गेन है, अगर कुछ पड़ा है तो। और कैपिटल गेन है तो उसको ट्रांसफर करेंगे कहां पे? कैपिटल रिजर्व में। इज ए कैपिटल गेन टू द कंपनी एंड मस्ट बी ट्रांसफर्ड टू द कैपिटल रिजर्व। एंट्री क्या होगा? शेयर फोरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। कितना? 180। कैसे गया आपको मैंने बता दिया। 360 बना था इन 60 शेयर का, इसमें से 180 हम पहले ऑलरेडी यूज कर चुके हैं। रिमेनिंग कितना रह गया? 180। वो ट्रांसफर हो जाएगा कहां पे? कैपिटल रिजर्व में। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ द फोरफीचर। समझ में आया क्या?
बोलो यस सर। तो क्या है एक बार दोबारा देख लो। सबसे पहले अगर मान लो कंपनी ने जो है वो मिस्टर ए था, उसके पास किसी कंपनी के शेयर पड़े थे 100, जिसमें से वो जो है वो 3 रुपए एप्लीकेशन के पे कर चुका था, 3 रुपए अलॉटमेंट के पे कर चुका था। ना तो उसने 2 पे किए फर्स्ट कॉल के, ना उसने 2 पे किए फाइनल कॉल के। कंपनी ने उसके शेयर को क्या कर दिया, फॉरफिट कर दिया। जब फॉरफिट करेंगे तो एंट्री क्या होगा, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, जो पैसा नहीं आया, टू शेयर फर्स्ट कॉल का, टू शेयर सेकंड कॉल का, और जो पैसा आ चुका है उसको कंबाइंड करके डाल देंगे कहां पे, टू शेयर फॉरफिचर अकाउंट में। वही एंट्री कर दिया। अब उन 100 शेयर में से कंपनी ने जो है वो क्या कर दिया, रीइश्यू कर दिया। कितने शेयर रीइश्यू कर दिए, 60 शेयर को रीइश्यू कर दिया। तो एंट्री क्या किया, 7 रुपए में किया, तो एंट्री क्या किया जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट 7 इंटू में 60, 420। जो पैसा कमी रहेगी, 3 रुपए की कमी रहेगी, वो लेके कहा था शेयर फॉरफिचर अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट शेयर फॉरफिचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ओके, उसके बाद में अब क्या है, जो शेयर आपने फॉरफिट करके री इश्यू कर दिए, ध्यान दो, जो शेयर आपने फॉरफिट करने के बाद में क्या कर दिए, री इश्यू कर दिए। जो शेयर आपने फॉरफिट करने के बाद में री इश्यू कर दिए, उन री इश्यूड शेयर से रिलेटेड जो प्रॉफिट आपके पास अभी अवेलेबल है, उसमें से आप ये देखो कि कितना आप यूज कर चुके हो। जितना यूज कर लिया, बाकी जो बच के जो अवेलेबल अमाउंट है उसको हम लोग जो है वो ट्रांसफर करेंगे कहां पे, कैपिटल रिजर्व में। तो मैंने लिखा आफ्टर द री इश्यू ऑफ द फॉरफिटेड शेयर द क्रेडिट बैलेंस लेफ्ट, जो क्रेडिट बैलेंस हमारे पास में क्या हो गया, बच गया इन द शेयर फॉरफिचर अकाउंट रिलेटेड टू द री इश्यूड शेयर इज ए कैपिटल गेन टू द कंपनी, और उसको ट्रांसफर करेंगे कहां पे, कैपिटल रिजर्व अकाउंट में। ओके जी सर, लो जी हो गया आपका शेयर फॉरफिचर। अब थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। अकाउंटिंग एंट्री क्या होगी, हम सब कुछ ऑलरेडी करके आ चुके हैं, आओ जल्दी देख लो। बोलो, व्हेन शेयर हैव बीन इशूड एट पार, जब शेयर को जो है वो इशू किया किस पे, पार पे, एंड आर फॉरफिटेड, और उनको जो है वो कंपनी ने क्या कर दिया, फॉरफिट कर दिया। तो एंट्री क्या पास करेंगे, सबसे पहले करेंगे शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, जितने का शेयर था वो उसको डेबिट कर देंगे, और जो पैसा नहीं आया टू फॉरफिटेड शेयर अकाउंट, ठीक है, और जो ये शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर कॉल अकाउंट जो नहीं आया, और लास्ट में जो पैसा आ चुका है वो चला जाएगा टू शेयर फॉरफिचर अकाउंट। ये इसमें वो आएगा विद द अमाउंट पेड बाय द मेंबर, जो पैसा आ गया वो जाएगा फॉरफिचर में, और जो पैसा नहीं आया वो जाएगा आपके कॉल में। एग्जांपल यहां पे दे रखा है, मिस्टर एक्स उसने होल्ड कर रखे थे किसी कंपनी के 100 शेयर, ओके, 10 रुपए का एक शेयर था, जिसको इश्यू किया था पार पे, मतलब 10 वाला 10 में इश्यू किया था, जिसके ऊपर 2 रुपए एप्लीकेशन के उसने पे किए थे, बट कुड नोट पे, ना तो 3 रुपए अलॉटमेंट के पे किया, ना ही उसने अभी फर्स्ट कॉल पे किया 2 रुपए की। उसके शेयर कंपनी ने जो है वो अभी से ही क्या कर दिया, फॉरफिट कर दिया। मतलब 7 रुपए का शेयर था, और 7 रुपए में ही क्या, 7 रुपए वाला शेयर जो था उसको क्या कर दिया, फॉरफिट। अब 7 में उसके पास आए कितने हुए, कंपनी में सिर्फ 2 रुपए आए हुए हैं, रिमेनिंग 5 रुपए तो कंपनी को रिसीव ही नहीं हुए। तो एंट्री बताओ क्या होगा, तो एंट्री होगा सबसे पहले शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट कितना, 700। ये 700 कैसे आएगा बताओ सर, ये 700 आएगा आपका 100 शेयर 7 रुपए का एक, ओके। 2 शेयर जो पैसा आ चुका, 2 रुपए आए एप्लीकेशन के, वो तो चले जाएंगे कहां, फॉरफिचर में। 2 शेयर फॉरफिचर 100 इंटू में 2, जो पैसा नहीं आया, ना तो आया अलॉटमेंट का 100 शेयर इंटू में 3, और ना ही आया फर्स्ट कॉल का 100 शेयर इंटू में 2, ये एंट्री हो जाएगा। दिस इज नोन एज द शेयर फॉरफिचर। बीइंग द फॉरफिटेड ऑफ द 100 शेयर ऑफ द 10 ईच, जिसमें 7 रुपए अभी कोल्ड भी थे, कोल्ड भी 7 रुपए थे, ठीक है, ऑन अकाउंट ऑफ नॉन पेमेंट ऑफ द अलॉटमेंट मनी एंड द फर्स्ट कॉल 3 और 2 रुपए। तो ये शेयर, ये आपकी क्या हो जाएगी, अकाउंटिंग एंट्री, जो ऑलरेडी हमने ऊपर कर लिया है। आगे अब एक कहानी आती है, अगर कंपनी ने उन शेयर को फॉरफिट किया जिनको कंपनी ने इश्यू किया था एट ए प्रीमियम पे, 10 रुपए का शेयर था और कंपनी ने 12 में री इश्यू किया, 12 में उसको इश्यू किया हुआ था। मतलब यहां पे 10 रुपए तो थे कैपिटल के, और 2 रुपए जो थे वो थे किसके, प्रीमियम के। तो अब क्या होगा, अगर मान लो हमने, कंपनी ने जो है वो किसी ऐसे शेयर को फॉरफिट किया जिनको इश्यू किया गया था किसके ऊपर, प्रीमियम पे। किस पे इश्यू किया गया, प्रीमियम पे। तो वहां पे अब 2 बातें होंगी। पहली बात तो ये होगी, हम चेक करेंगे कि क्या प्रीमियम रिसीव हुआ, और दूसरा क्या प्रीमियम रिसीव नहीं हुआ। अगर प्रीमियम रिसीव हो चुका है तो नॉर्मल एंट्री जो अभी ऊपर पड़ी है वही होगा, और अगर प्रीमियम रिसीव नहीं हुआ तो फिर प्रीमियम को भी कैंसिल करना पड़ेगा। ठीक है जी, आओ देख लेते हैं। देखो, व्हेन फॉरफिचर टेक प्लेस आफ्टर द प्रीमियम इज रिसीव, पहला केस क्या है, अगर फॉरफिचर तब हुआ जब प्रीमियम रिसीव हो चुका है। अगर प्रीमियम रिसीव हो गया तो नॉर्मल एंट्री किया जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 52 ऑफ द कंपनी 2013, इफ प्रीमियम हैज बीन फुली कलेक्टेड, अगर कंपनी ने प्रीमियम को ड्यू करके उसको फुली कलेक्ट कर लिया, इट कैन नॉट बी कैंसल, तो उसको जो है वो बाद में कैंसिल नहीं किया जा सकता। इवन इफ डेट शेयर इज फॉरफिटेड लेटर ऑन, चाहे कंपनी ने बाद में उसको क्या कर दिया, फॉरफिट कर लिया हो, ओके। एज सच सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट विल नॉट बी डेबिटेड, और इसको जो है वो डेबिटेड या प्रीमियम को कैंसल नहीं करेंगे इन द एंट्री ऑफ द फॉरफिचर इन दिस
केस। तो सबसे पहला केस क्या है, मतलब क्या है ये, फोरफिटेड ऑफ द शेयर। आप ऐसे शेयर को फोरफिट कर रहे हो जिनको आपने इशू किया था किस पे, प्रीमियम पे। तो वहां पे दो केस बनेंगे कि क्या प्रीमियम रिसीव हो गया और या प्रीमियम रिसीव नहीं हुआ। अगर प्रीमियम रिसीव हो गया तो प्रीमियम को कैंसिल नहीं करेंगे, एंट्री कैसी होगी, नॉर्मल ट्रीटमेंट जो है वो उसका किया जाएगा। दूसरा केस क्या बनता है, अगर प्रीमियम रिसीव नहीं हुआ, और अगर प्रीमियम रिसीव नहीं हुआ था तो हमने पहले प्रीमियम को ड्यू तो किया होगा ना जी, तो उसको क्या करना पड़ेगा, कैंसिल करना पड़ेगा। दूसरा केस जो है वो क्या है, व्हेन फॉरफीचर टेक प्लेस, दोनों के प्रैक्टिकल आगे करेंगे, अभी के लिए बस ये समझ लो, व्हेन फॉरफीचर टेक प्लेस बिफोर द प्रीमियम रिसीव, प्रीमियम रिसीव हुआ ही नहीं और आपने एक शेयर को क्या कर दिया, फॉरफिट कर दिया, तो क्या होगा, व्हेन ए शेयर इज फॉरफिटेड ऑन विच द प्रीमियम हैज बिकम ड्यू, प्रीमियम ड्यू तो था बट हैज नॉट बीन रिसीव इधर होली और पार्शली, द सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट मस्ट बी डेबिटेड विद द अमाउंट ऑफ द प्रीमियम नॉट रिसीव इन द एंट्री ऑफ द फॉरफीचर। तो अब एंट्री जो है वो क्या होगा, एंट्री होगा शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। ये तो आप करोगे, मान लो एग्जांपल लेके चलता हूं, 10 रुपए का शेयर था, कंपनी ने उसको 13 रुपए में क्या कर रखा था, इशू। अब 13 रुपए के अंदर जो है वो क्या था, 10 रुपए तो थे कैपिटल के और 3 रुपए थे किसके, सिक्योरिटी प्रीमियम के। ओके, अब ये जो 10 रुपए के कैपिटल के थे ये कैसे मांग रखे थे, ये कुछ ऐसे मांग रखे थे, एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल। ठीक है, अब एप्लीकेशन के ऊपर जो है वो कंपनी ने मांग रखे थे एग्जांपल के तौर पे 4 रुपए, और यहां पे कंपनी ने जो है वो मांग रखे थे 6 रुपए और यहां 3। सर ये 6 कैसे, ये 6 थे, या फिर ना इसको कर लो 7 कैसे, 4 प्लस में 3, 4 रुपए तो कैपिटल के और 3 रुपए प्रीमियम के। ठीक है, अब कितना हो गया, 4 और 3 7 और 3 रुपए थे फर्स्ट कॉल के। 10 रुपए का कोई शेयर था, 10 रुपए वाला शेयर कंपनी ने इशू किया हुआ कितने में, 13 में। इसका मतलब 3 रुपए जो है वो क्या है, सिक्योरिटी प्रीमियम है। अब 3 रुपए जो सिक्योरिटी प्रीमियम है वो कुछ भी ना बोले तो हम जनरली यही मानते हैं ना, लास्ट क्लास में पढ़ा था कि उसको कब मांगा जाएगा, अलॉटमेंट के टाइम में मांगा जाएगा। ओके, अब कंपनी ने एप्लीकेशन किया पहले 4 रुपए का, शेयर होल्डर ने वो एप्लीकेशन जो है उसका पेमेंट कर दिया था। उसके बाद जो है अलॉटमेंट के मांगे गए थे 7 रुपए, इसको जोड़ोगे तो कितना हो गए, अरे थोड़ा ज्यादा हो गया ना, ये 2, तो ये हो गया आपका 4 4 8 2 10 13 रुपए। ठीक है, अब कंपनी ने जो है वो 4 रुपए तो मांगे थे एप्लीकेशन के, 7 रुपए मांगे अलॉटमेंट के। इस 7 में जो है 4 रुपए तो है कैपिटल के और 3 रुपए जो थे वो थे प्रीमियम के। 4 रुपए कैपिटल और 3 रुपए प्रीमियम, जो सिक्योरिटी 10 वाला 13 में इशू किया तो 3 रुपए प्रीमियम था। ओके, और फर्स्ट कॉल के मांगे गए कितने, 2 रुपए। अब वो जो पर्सन था जिसको ये शेयर अलॉट किया गया था, उसने जो है सिर्फ एप्लीकेशन जो है वो क्या किया, पे किया, सिर्फ ये पे किया, ना तो उसने अलॉटमेंट पे किया और ना ही उसने फर्स्ट कॉल पे किया। अगर ऐसा होगा तो अब बताइए क्या होगा, मान लो उस पे एक ही शेयर है, तो अगर प्रीमियम रिसीव नहीं हुआ तो प्रीमियम को करना पड़ेगा कैंसिल। तो एंट्री क्या होगी, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट कितने का शेयर था, 10 रुपए का, कितने का, 10 का। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट, इसको कैंसिल करना पड़ेगा। सिक्योरिटी प्रीमियम जब आपने ड्यू किया था तो आपने उसको पहले क्रेडिट किया था, अब उसको खत्म करोगे तो क्या होगा, डेबिट। तो कितना, 3 रुपए, कितना हो गया टोटल, 13 रुपए। अब जो जो पैसा नहीं आया, कौन सा नहीं आया, सबसे पहले अलॉटमेंट का नहीं आया, कितना अलॉटमेंट का, 7 रुपए, कॉल का नहीं आया कितना, 2 रुपए, और जो पैसा ऑलरेडी मिल चुका है किसका, एप्लीकेशन का, वो जाएगा कहां पे, आपके शेयर फॉरफीचर, कितना, 4 रुपए। समझ में आया। इसका मतलब क्या है, अगर मान लो कंपनी ने कोई शेयर को जो है वो ओरिजिनली इशू किया था किस पे, प्रीमियम पे, और उस प्रीमियम वो जो शेयर था उसके ऊपर अगर मान लो उन शेयर को कंपनी ने बाद में फॉरफिट कर ले, तो आपको चेक करना पड़ता है कि क्या आपको प्रीमियम रिसीव हुआ या प्रीमियम रिसीव नहीं हुआ। अगर प्रीमियम ऑलरेडी आपको रिसीव हो चुका है, दैट मींस कि अगर अलॉटमेंट आपको रिसीव हो चुकी है, तो फिर क्या होगा, तो सर नॉर्मल ट्रीटमेंट है, जैसा हम करते आ रहे हैं वही करेंगे, प्रीमियम का कोई भी लेना देना नहीं होगा। और अगर ऐसा है कि प्रीमियम रिसीव नहीं हुआ, तो फिर जो प्रीमियम आपने अलॉटमेंट के टाइम पे ड्यू किया था लेकिन आपको रिसीव नहीं हुआ क्योंकि अलॉटमेंट ही रिसीव नहीं हुई, तो उस केस के अंदर जो है वो क्या होता है, प्रीमियम को कैंसिल करना पड़ेगा। सिक्योरिटी प्रीमियम है, रिजर्व है, उसका बैलेंस होता है क्रेडिट, जब वो खत्म होगा कैंसिल करेंगे तो वो हो जाएगा क्या, डेबिट। तो एंट्री क्या किया जाएगा, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट टू जो जो पैसा नहीं है, अलॉटमेंट का नहीं है, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, फर्स्ट कॉल का नहीं है, टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, और जो पैसा आ चुका है ऑलरेडी वो चला जाएगा कहां पे, टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट। तो प्रीमियम का जो मिल गया था 4 रुपए, प्रीमियम बोला सॉरी, एप्लीकेशन पे जो 4 रुपए मिल गए थे वो चला जाएगा कहां पे, शेयर फॉरफीचर अकाउंट में। आओ थोड़ा प्रैक्टिकल और देख लेते हैं। लो जी, पहला केस एग्जांपल है, एक्स लिमिटेड ने इशू किए 100 शेयर, ध्यान दो भाई,
100 शेयर इशू किए थे, 10 रुपए का एक था, गोपाल को इशू किया। अब मिस्टर गोपाल को इशू किया एट ए प्रीमियम ऑफ 4 रुपए। इसका मतलब यह है 10 रुपए वाला शेयर कितने में इशू किया? 14 रुपए में। 10 वाला शेयर कितने में इशू किया? 14 रुपए में। ओनली 3.5 रुपए ही अभी तक उससे जो है वो एप्लीकेशन के अपने को क्या हुआ? रिसीव हुआ है, बाकी पैसा रिसीव नहीं हुआ। ना तो गोपाल ने पे किया 6.5 रुपए अलॉटमेंट का, ना ही 2 रुपए फर्स्ट कॉल के, और ना ही 2 रुपए फाइनल कॉल के। इसका मतलब क्या हो गया? 10 रुपए का शेयर था, कंपनी ने 14 में इशू किया। अब 14 में कंपनी ने एप्लीकेशन पे, अलॉटमेंट पे, फर्स्ट कॉल पे और सेकंड कॉल पे। एप्लीकेशन पे कितना पैसा मांगा? सर एप्लीकेशन के ऊपर कंपनी ने जो है वो मांगे 3.5, अलॉटमेंट पे मांगे 6.5। ये 6.5 में क्या क्या था? सर ये 6.5 में 4 प्लस में 2.5 रुपए तो कैपिटल के और 4 रुपए प्रीमियम के, ठीक है। अच्छा, उसके बाद फर्स्ट कॉल के अंदर जो है कंपनी ने मांगा 2 और फाइनल कॉल पे मांगे 2, तो टोटल मिला के कितना हो गया? ये हो गया जी 14 रुपए। समझ में आया? बोलो जी सर। तो 14 रुपए कंपनी ने जो है वो डिमांड किया था। जो शेयर होल्डर था उसने सिर्फ जो है 3.5 रुपए ही पे किया, सिर्फ ये पे किया। ना तो उसने अलॉटमेंट पे करी, ना उसने फर्स्ट कॉल पे करी और ना उसने फाइनल कॉल पे करी। मतलब कंपनी ने 100 शेयर को क्या किया था? इशू किया था। मिस्टर गोपाल के पास में मान लो 100 शेयर थे, उसको 100 शेयर मिले थे। उन 100 शेयर के ऊपर कंपनी ने एप्लीकेशन पे मांगे थे 3.5, अलॉटमेंट पे मांगे थे 6.5, फर्स्ट कॉल पे मांगे थे 2 रुपए, सेकंड कॉल पे 2 रुपए। और जो मिस्टर गोपाल थे उन्होंने ओनली एप्लीकेशन का अमाउंट जो है वो क्या किया? पे किया। सिर्फ एप्लीकेशन मनी जो उसने पे किया है, ना तो उसने अलॉटमेंट पे किया, ना फर्स्ट कॉल और ना ही सेकंड कॉल। और कंपनी ने उसके शेयर को जो है वो क्या कर दिया? फॉरफिट कर दिया। एंट्री बताओ। तो देखो इस आपको अलॉटमेंट मिला या नहीं मिला? सर नहीं मिला। दिस मींस ये 4 रुपए का जो प्रीमियम है वो भी आपको रिसीव नहीं हुआ। और अगर प्रीमियम रिसीव ना हो तो प्रीमियम होगा कैंसिल। प्रीमियम का बैलेंस होता है क्रेडिट, कैंसिल होगा तो क्या होगा? डेबिट होगा। आओ एंट्री क्या होगा? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, 100 शेयर 10 रुपए का 1000 रुपए। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट, 100 शेयर 4 रुपए का, कितना? 400। 2 शेयर अब जो नहीं मिला, आपको नहीं मिला किसका? अलॉटमेंट का। 2 शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 100 इंटू में 6.5 कैसे? 4 रुपए प्रीमियम के, 2.5 रुपए आपके किसके? सर 2.5 रुपए हमारी कैपिटल के। 2 शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट 100 इंटू में 2, 2 शेयर फाइनल कॉल अकाउंट 100 इंटू में 2। और जो हमको मिल चुके ऑलरेडी वो चले जाएंगे कहां पे? 2 शेयर फॉरफीचर अकाउंट में। और शेयर फॉरफीचर में कौन सा आएगा? जो पैसा हमको मिल चुका है, बोले तो एप्लीकेशन का। किसका? एप्लीकेशन का। कितना? 3.5 रुपए। ये एंट्री किया जाता है। तो अगर मान लो कभी भी कंपनी ने कोई शेयर्स को जो है वो इशू किया हुआ है किसके ऊपर? प्रीमियम पे, तो अपने को वहां पे चेक, और उन शेयर को अगर कल को कंपनी फॉरफिट कर दे तो चेक करना पड़ता है कि क्या प्रीमियम मिला या प्रीमियम नहीं मिला। अगर मिल गए नॉर्मल ट्रीटमेंट होगा, और अगर नहीं मिला तो प्रीमियम उस जो कि हमारा जो है वो क्या होता है? प्रॉफिट होता है। और प्रीमियम हमारा प्रॉफिट है तो प्रॉफिट का बैलेंस क्या होता है? क्रेडिट होता है। जब प्रीमियम खत्म होगा तो वो क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। यही एंट्री होती है। सिंपल सा। कर सकते हो क्या? बोलो जी सर। चलो आगे। यहां पे लिखा भी हुआ है, इन दी अबव केस द अमाउंट द प्रीमियम वाज ड्यू। अमाउंट जो प्रीमियम का अमाउंट था वो ड्यू किया किस पे? अलॉटमेंट पे। गोपाल कुड नॉट पे द अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट। गोपाल ने जो है वो अलॉटमेंट का पैसा ड्यू, जो गोपाल से जो अलॉटमेंट हमने लेना था वो उसने पे नहीं किया। एंड एज सच ही कुड नॉट पे द अमाउंट ऑफ द प्रीमियम आल्सो। और अगर उसे अलॉटमेंट नहीं दिया तो प्रीमियम नहीं दिया। हेंस इसीलिए सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट विल बी डेबिटेड। इसलिए प्रीमियम को क्या करना पड़ेगा? कैंसल। प्रीमियम को क्या करेंगे? कैंसिल करेंगे। तो प्रीमियम को क्या कर देंगे? कैंसिल कर देंगे। खत्म हो जाएगा क्या? जी सर। चलो आगे। अब ये देख लो, इफ इन द अबव एग्जांपल, अगर ऐसा होता है, इट इज एज्यूम कि गोपाल ने जो है वो एप्लीकेशन और अलॉटमेंट दोनों पे कर दी होती। मतलब उसने जो है वो 3.5 रुपए तो वो पे कर दिए एप्लीकेशन के, और 6.5 रुपए उसने पे कर दिए किसके? अलॉटमेंट के। 2 और 2 फर्स्ट और सेकंड, ये अगर उसने पे ना किए होते, दैट मींस अब ये बताओ पहले कि क्या प्रीमियम रिसीव हो गया? हाँ जी सर, प्रीमियम रिसीव हो गया, तो फिर प्रीमियम कैंसिल नहीं होगा, तो ट्रीटमेंट नॉर्मल होगा। क्या एंट्री होगी? फॉरफीचर तो हो रहा है। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, कितना? 10 रुपए। 100 शेयर इंटू में 10, 1000 रुपए हो गया। 2 जो पैसा नहीं मिला, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, 2 शेयर सेकंड कॉल अकाउंट, और जो पैसा मिल चुका है वो जाएगा कहां पे? शेयर फॉरफीचर। सर शेयर फॉरफीचर के अंदर तो 10 रुपए नहीं आने चाहिए? 10 रुपए आने चाहिए सर। 3.5 रुपए तो जाएंगे आपके एप्लीकेशन के, और 6.5 रुपए आने चाहिए सर अलॉटमेंट के। मेरे भाई ये 10 रुपए आने चाहिए, बट इस 10 के अंदर जो है 4 रुपए किसके हैं सर? 4 रुपए हैं प्रीमियम के। और लास्ट क्लास में बताया था सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का पैसा जो है वो कहां जाता है? कैपिटल रिजर्व में, क्योंकि वो कंपनी का क्या है? कैपिटल प्रॉफिट है, और कैपिटल प्रॉफिट जाएगा कहां पे? कैपिटल रिजर्व में, तो इसलिए यहां पर नहीं आएगा।
समझ में आया? तो ये नॉर्मल ट्रीटमेंट होगा। तो अगर कोई शेयर, ओरिजिनल शेयर को जो है वो फॉरफिट किया जाता है किसके ऊपर, बोलो सर? अगर ओरिजिनल शेयर को जो है वो फॉरफिट किया जाता है, ओरिजिनल शेयर जिसको इशू किया गया था प्रीमियम पे, अगर कल को उसको फॉरफिट करते हैं तो दो केस बनते हैं, क्या प्रीमियम रिसीव हुआ या प्रीमियम रिसीव नहीं। अगर रिसीव हो चुका है नॉर्मल ट्रीटमेंट जैसे ये है, और अगर रिसीव नहीं हुआ तो ऊपर जो ट्रीटमेंट किया था वो प्रीमियम को कैंसिल करना पड़ेगा, तो प्रीमियम क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। खत्म। चलो अब एक बहुत मजेदार चीज, लास्ट क्लास में ना मैंने आपको ओवर सब्सक्रिप्शन वाला केस बताया, करवाया था सारा का सारा। हमने ये देखा था कि अगर कंपनी ने 1000 शेयर जो है मार्केट में क्या करे, इशू करे, लेकिन हमारे पास एप्लीकेशन जो है वो 1500 शेयर की आ गई, तो उसको बोलते हैं हम लोग क्या सर, वो हो गया अपना क्या, ओवर सब्सक्रिप्शन हो गया। शेयर तो हमने, हमारे पास सामान तो था 1000 लेकिन लोग 1500 खरीदने वाले आ गए, तो फिर वहां पे आपको मैंने बताया था अगर फालतू पैसा हमारे पास में आ जाता है तो हम लोग उस फालतू पैसे को जो है वो क्या करते हैं, वो हम अलॉटमेंट के अंदर शिफ्ट कर देते हैं, और फिर भी बच गया तो फिर अगर आर्टिकल्स बोलते हैं तो फिर फर्स्ट कॉल में भी कर लो, और अगर आर्टिकल नहीं बोलते तो वो पैसा अपने को क्या करना पड़ता है, वापस करना पड़ता है शेयर होल्डर को। ऐसा हमने पढ़ा था। यस सर। अब अगर मान लो कभी ऐसा हुआ, ओवर सब्सक्रिप्शन का केस था, एप्लीकेशन पे अलॉटमेंट का भी पैसा थोड़ा बहुत मिल गया और बाद में कोई पैसा नहीं मिला और कंपनी ने शेयर को फॉरफिट कर दिया, तो अब बात यह आती है कि प्रीमियम कैंसिल करें या ना करें। तो अगर कभी ऐसा होता है, ओवर सब्सक्रिप्शन का केस है, ध्यान देना, एक एग्जांपल के थ्रू करवा दूं। एक कंपनी थी 100 शेयर, एक मान लो ये वही मिस्टर ए है, उसको जो है वो 100 शेयर जो है वो उसने जो है वो 120 शेयर उसने वो करे, अप्लाई करे, ठीक है, और उसको मिल गए कितने, उसको मिल गए 100 शेयर। अप्लाई तो किया, अप्लाई किया 120 और मिल गया, अलॉट कितने हो गए सर, उसको अलॉट हो गया 100, ठीक है। अब देखो कंपनी ने ऐसा मांगा था, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल, मान लो 10 रुपए का शेयर था, ठीक है, और 10 रुपए वाला शेयर कंपनी ने इशू किया मान लो 12 में, ठीक है। तो ऐसे था 4, 6 और 2। अब ये 6 में क्या क्या था, 4 प्लस में 2, ये 4 रुपए तो थे कैपिटल के और 2 रुपए जो थे वो थे प्रीमियम के, ठीक है। ऐसे ऐसे पैसा मांगा गया था। अब ये बताओ मिस्टर ए ने सिर्फ एप्लीकेशन पे करी है, ना उसने अलॉटमेंट दिया ना उसने फर्स्ट कॉल दिया, बट मुझे ये बताओ मिस्टर ए के कितने पैसे कंपनी पे आए होंगे। सर उसने 120 के हिसाब से पैसा दिया, तो मिस्टर ए के 120 गुना में 4, 480 आए। कितने आए? 480। बट उसके आने कितने चाहिए थे? एक्चुअल में उसको शेयर कितने मिले? 100। तो उसके एप्लीकेशन के बनते कितने थे? सर उसके बनते थे 100 इंटू में 4, दैट मीन्स 400। तो क्या 80 रुपए उसके एक्स्ट्रा आ गए? बोलो बोलो। यस सर, एक्स्ट्रा आ गए। तो क्या इस 80 को हम लोग आगे एडजस्ट करते हैं? एडजस्ट करते हैं इन अलॉटमेंट, करते हैं ना? बोलो बे। हाँ जी सर करते हैं। अगर आप इसको एडजस्ट करते हो अलॉटमेंट पे, और मान लो ये अलॉटमेंट पे जो पैसा मिल रहा था वो रिसीव ही नहीं हुआ और हमने शेयर को फॉरफिट कर दिया, तो अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आ रहा है, भाई ये 80 क्या मानूं? क्योंकि क्वेश्चन क्यों कर रहा हूं, क्योंकि अगर मान लो ये 80 रुपए जो है, अगर इसको प्रीमियम मान लिया, 80 का प्रीमियम आ गया, तो प्रीमियम कैंसिल ओनली कितना होगा? इन 100 शेयर पे 2 रुपए के हिसाब से 200 रुपए प्रीमियम आना चाहिए। तो प्रीमियम कैंसिल करना पड़ेगा कितना? बोलो जल्दी बोलो। सर अगर इसको प्रीमियम मान लिया कि 80 रुपए जो मिला वो मेरा प्रीमियम है, जो अलॉटमेंट पे शिफ्ट किया वो प्रीमियम है, तो फिर हम प्रीमियम कैंसिल करेंगे सिर्फ 120 का। और अगर इसको कैपिटल मान लिया तो प्रीमियम पूरे के पूरे 200 रुपए कैंसिल करना पड़ेगा। यस, उसी के बारे में अब चर्चा हो रही है। ध्यान दो भाई, पहले एप्लीकेशन पर हमको एक्चुअल में जो रिसीव हुआ वो हुआ 480, जबकि जो बनता था, कितना बनता था? सर बनता था 4 रुपए के हिसाब से, 100 शेयर ही मिले उसको, 4 के हिसाब से 400, तो उसके 80 शेयर के पैसे 80 रुपए उसके फालतू आगे नहीं आगे। यस, हम इस 80 को क्या करते हैं? एडजस्ट करते हैं अलॉटमेंट पे। यस, अब उसके अलॉटमेंट पे बनते कितने? 6 इंटू में 100, 600। तो हम उसको ये बोलते हैं भाई तेरे 600 बनते हैं, लेकिन तू 520 दियो क्योंकि तेरे 80 आ गए, लेकिन उसने जो है वो 520 छोड़ो, उसने दिया ही नहीं कुछ भी। तो हम नेचुरल बात है, हम उसके शेयर को अब क्या करेंगे? फॉरफिट करेंगे। अब जब फॉरफिट करेंगे तो हम ये देखेंगे ना, अब ये बताओ क्या फॉरफिट के टाइम पे, आप ये बताओ कि अलॉटमेंट के टाइम पे आप ये बताओ पहले कि क्या आपको प्रीमियम रिसीव हुआ या नहीं हुआ? सर अब यहां तो चक्कर पड़ गया, क्योंकि यहां पे आपको 400 तो उसके देखो उसके अलॉटमेंट के कितने बनते हैं 100 शेयर के हिसाब से? सर 400 और प्लस में 200, ऐसा ही तो है, टोटल 600 बनने हैं ना उसके जी। अब इस 80 को मैं क्या मानूं? इस 80 को मैं यहां पे ट्रीट करूं या इस 80 को ये मानूं?
अगर मैं उसको प्रीमियम मानता हूं तो प्रीमियम आगे कैंसिल, तो इसका मतलब प्रीमियम कितना मिला, 200 था 80 मिल गया, तो प्रीमियम कैंसिल करेंगे कितना, 120। और अगर मैं उसको कैपिटल मानता हूं तो प्रीमियम कैंसिल करना पड़ेगा कितना, 200। बात ये समझ में आ रही है। क्वेश्चन ये है कि इस 80 को क्या माना जाए, जो हमारे पास में पैसा एडवांस में मिल गया जिसको हम आगे एडजस्ट करने वाले अलॉटमेंट पे, और कल को अलॉटमेंट नहीं मिला, तो इस 80 को मैं क्या ट्रीट करूं, इसको मैं कैपिटल मानूं या इसको मैं प्रीमियम मानूं, वही कॉन्सेप्ट है। आओ देखते हैं। बोलता है अगर कभी ओवर सब्सक्रिप्शन हुआ एंड फॉरफिट कर रहे हो शेयर्स विच आर इशू एट प्रीमियम, तो क्या इन सच टाइप ऑफ क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन में प्रॉब्लम अराइज होती है वेदर कि क्या सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट करें या ना करें एट द टाइम ऑफ फॉरफिचर। इन ऑर्डर टू सोल्व द प्रॉब्लम इट हैव बीन टू बी ऑब्जर्व दैट अगर प्रीमियम ड्यू था अलॉटमेंट पे, देन वेदर द एक्सेस एप्लीकेशन मनी रिसीव ऑन फॉरफिटेड हैज बीन यूटिलाइज्ड टू मीट द अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल ड्यू ऑन अलॉटमेंट और इट हैज बीन यूटिलाइज्ड टू मीट द प्रीमियम ड्यू ऑन अलॉटमेंट। मतलब क्वेश्चन ये है कि जो पैसा हमको एडवांस के टाइम पे मिल गया था एप्लीकेशन पे, उसको क्या माने, उसको प्रीमियम माने या कैपिटल माने। इस एडिशन में जनरली किताबों में यही देखा जाता है कि एक्सेस एप्लीकेशन मनी जो रिसीव होती है उसको हम मानते हैं क्या, कैपिटल। और अगर आप उसको कैपिटल मानोगे तो आपको प्रीमियम कैंसिल करना पड़ेगा। अब कितना करना पड़ेगा, पूरे पूरे 200 रुपए कैंसिल करना पड़ेगा। कितना, 200। तो ये बात आप ध्यान रखना। तो यहां क्या बोल रहे हैं, द एक्सेस एप्लीकेशन मनी हैज बीन यूटिलाइज्ड फॉर द शेयर कैपिटल ड्यू ऑन अलॉटमेंट, हेंस इन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन वेयर द प्रीमियम इज ड्यू ऑन अलॉटमेंट एंड वेयर द शेयर आर फॉरफिटेड फॉर नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट मनी, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट हैज बीन डेबिटेड इन द एंट्री ऑफ द फॉरफिचर। समझ में आया क्या, बोलो जी सर। अब एक बात ये बता दो, यहां एंट्री क्या होगा सर, हाँ अब मजा आएगा। अब एक बार एंट्री समझा दो। एंट्री होगी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, कितना, 1000 रुपए, कितने, 1000। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट कितना, 200, कितने, 200 टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अब सर अलॉटमेंट में कितने आएंगे ये बताओ जल्दी से। देखो भाई अलॉटमेंट में आने थे 600, लेकिन 600 में से 80 आ चुके हैं, तो कितने, 500। बोलो जल्दी बोलो सर। अलॉटमेंट पे आएंगे 520 रुपए जो नहीं मिले, मिलने थे 6 रुपए के हिसाब से, कितने, 6 इंटू में 100, 600, लेकिन हमको ऑलरेडी 80 रुपए एप्लीकेशन पे ही मिल चुके थे, तो कितने रह गए, 520 टू शेयर कॉल अकाउंट, कितना, 2 रुपए के हिसाब से 200, और जो मिल गया वो जाएगा टू शेयर फॉरफिचर अकाउंट, कितना बताओ, जो अपने को सर मिल चुका था 480। तो आप इसको अगर देखो ये कितना है 1200, और इसको देख लो ये भी है कितना 1200। समझ में आएगा, बोलो जी सर। तो क्वेश्चन ये था कि अगर मान लीजिए कभी ऐसा होगा ओवर सब्सक्रिप्शन का केस है और एप्लीकेशन पे कुछ फालतू पैसा आ गया और अगर अलॉटमेंट रिसीव नहीं हुई तो अब क्या होगा। तो वहां पे सिंपल सा केस है आपके लिए, क्या कि जो पैसा आपके पास एप्लीकेशन के टाइम पे एक्स्ट्रा आ गया है उसको क्या मानोगे, उसको कैपिटल मानना है, उसको प्रीमियम का हिस्सा नहीं मानना। और अगर प्रीमियम नहीं है और प्रीमियम रिसीव नहीं हुआ तो दैट मींस प्रीमियम को क्या करना पड़ेगा, कैंसिल करना पड़ेगा। खत्म। चलो जी आगे आओ। अब आएगा रीइश्यू ऑफ द फॉरफिटेड शेयर। अब ये क्या कहानी है, रीइश्यू डायरेक्टर के पास में अथॉरिटी, ये वैसे ऑलरेडी हम कर चुके हैं। डायरेक्टर के पास में अथॉरिटी होती है कि वो रीइश्यू कर सकते हैं किसको, फॉरफिटेड शेयर को ऑन सच टर्म्स एज दे थिंक फिट, दैट इज टू से दे आर एट द लिबर्टी, कि वो उनके पास लिबर्टी है, उनके पास में छूट है कि अगर वो चाहे तो रीइश्यू कर सकते हैं फॉरफिटेड शेयर को पार पे भी, प्रीमियम पे भी, या फिर डिस्काउंट। बट द क्वेश्चन इज डिस्काउंट मैक्सिमम कितना दे सकते हैं। सो डिस्काउंट मैक्सिमम जो है वो दिया जा सकता है जितना पैसा ऑलरेडी उन शेयर्स के रिगार्डिंग हमको पहले रिसीव हो चुका है। ओके, हाउएवर इफ द शेयर आर रीइश्यूड एट अ डिस्काउंट, द अमाउंट ऑफ द डिस्काउंट कैन नॉट एक्सीड, डिस्काउंट का अमाउंट कभी भी ज्यादा नहीं होगा किससे, द अमाउंट प्रीवियसली रिसीव ऑन दीज शेयर। एग्जांपल दे रखा है जैसे यहां पे अगर कोई शेयर था 10 रुपए का जिसमें 3 रुपए हमारे पास रिसीव हो चुके थे, इफ फॉरफिटेड एंड रीइश्यू कर दिया 7 रुपए में, देन अगर उसको इश्यू करना है देन मिनिमम 7 रुपए कलेक्ट करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि 3 रुपए जो पहले रिसीव हो चुके हैं हम उतना ही डिस्काउंट दे सकते हैं। इट मींस दैट मैक्सिमम 3 रुपए कैन बी अलाउड एज ए डिस्काउंट ऑन द रीइश्यू ऑफ द शेयर। ओके, तो एंट्री जो पास होगा वो क्या होगा, फॉलोइंग एंट्री आर पास ऑन द रीइश्यू ऑफ द, अगर रीइश्यूड शेयर को आपने इशू किया, मतलब फॉरफिटेड शेयर को अगर रीइश्यू कर रहे हो पार पे, एंट्री होगा बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अगर फॉरफिटेड शेयर को रीइश्यू कर रहे हो कि प्रीमियम पे, तो एंट्री क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू शेयर सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। और अगर रीइश्यूड शेयर को इशू किया डिस्काउंट पे तो एंट्री क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट, जो कमी रह गई जो जितना डिस्काउंट दिया वो कैंसिल हो गया, शेयर फॉरफिचर। एंट्री होगा बैंक अकाउंट डेबिट शेयर फॉरफिचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब क्या होगा, रीइश्यू करने के बाद जो भी पैसा बच गया उस फॉरफिटेड शेयर्स के रिगार्डिंग, कहां पे, फॉरफिचर अकाउंट में, उस पैसे को हम क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं कहां पे, कैपिटल रिजर्व। ध्यान देना, अगर मान लो आपने 100 शेयर फॉरफिट किया, उनमें से सिर्फ रीइश्यू आपने सिर्फ 60 या 70 ही किए, तो कैपिटल रिजर्व में जो पैसा जाएगा सिर्फ उन 60 या 70
शेयर्स के रिगार्डिंग ही जाएगा, रिमेनिंग का नहीं जाएगा। अगर सारे के सारे रीइश्यू कर दिए तो फिर टोटल अमाउंट से आपको कंप्यूटेशन करना पड़ेगा। लेकिन अगर रीइश्यू पार्टली किए हैं, दैट मींस कि आपने 100 शेयर जो है वो फॉरफिट किए और उनमें से रीइश्यू सिर्फ 70 किए, तो कैपिटल रिजर्व में उन 70 शेयर्स के रिगार्डिंग जो शेयर फॉरफिचर में आपका बैलेंस पड़ा है सिर्फ वही जाएगा। तो मैंने लिखा हुआ है after the reissue of the share, the credit balance left in the share forfeiture account is a capital gain to the company and must be transferred to the capital reserve account. Journal entry होगा share capital account, share forfeiture account debit to capital reserve. It should be clearly understood that if all the forfeited share are not reissued, अगर सारे के सारे शेयर को रीइश्यू नहीं किया, जैसे 100 में से सिर्फ 70 को ही रीइश्यू किया, only that portion of the share forfeiture account which belong to the reissue should only be transferred to the capital reserve account. तो सिर्फ उससे रिलेटेड पैसा ही कैपिटल रिजर्व में जाएगा, रिमेनिंग का नहीं जाएगा। रिमेनिंग का कब जाएगा? जब उनको बाद में आप क्या करोगे? रीइश्यू करोगे। ओके जी सर, लो जी, ये हो गया आपका शेयर फॉरफिचर का सारा तामझाम। अब प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो हम करेंगे एमसीक्यूज के दौरान वो मैं आपको करवा दूंगा। अभी के लिए सिर्फ इतना जो है वो कर दीजिए। अब ये वाला टॉपिक अपना कंप्लीट हो गया, 4 लेक्चर लगे हमारे इस पे। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो स्टार्ट करेंगे हमारे लिक्विडेशन ऑफ कंपनी का। ओके जी सर, लेक्चर कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छा लगा अच्छा कमेंट कीजिएगा, कोई कमी लगी है तो वो भी बताइएगा। और बाकी जो है अगर आप ऑनलाइन बैच हमारा लेना चाहते हैं, नीचे नंबर है, इस पर कॉल करके या व्हाट्सएप पर आप इंक्वायरी कर सकते हैं। ओके जी, चलो ये करो, बाकी मिलते हैं हमारे नेक्स्ट सेक्शन में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।